हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम अभी स्टार्टिंग में हैं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या, यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूरोपियों का भारत आगमन कवर कर रहे हैं, जिसमें से पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अगली यूरोपियन कंट्री डेनिस के बारे में, अगले यूरोपियन देश डेनिसों के बारे में। ठीक है, डेनिस कौन है? डेनमार्क निवासी। डेनमार्क निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनिस कहते हैं। डेनमार्क देश के निवासियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनिस बोलते हैं। जिस तरीके से हॉलैंड देश के निवासियों को या नीदरलैंड देश के निवासियों को डच बोला जाता है, उसी तरीके से डेनमार्क देश के निवासियों को हम क्या बोलते हैं? डेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेनिस कहते हैं। मतलब क्या है, डेनमार्क देश के निवासियों का आगमन हुआ है कहां पर? भारत में। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, डेनिसों के बारे में बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि कोई भी उल्लेखनीय कार्य या अंग्रेजों के रास्ते में कोई बहुत बड़ा कांटा नहीं है। डेनिस जो है उनके रास्ते में बहुत बड़ा कांटा नहीं है। ठीक है, इनकी खुद की पॉलिसी थोड़ी त्रुटिपूर्ण है। पॉलिसी कैसी त्रुटिपूर्ण है, जिस कारण से इन्हें आर्थिक नुकसान होगा, और आर्थिक नुकसान जब होगा तब ये अपना संपूर्ण क्षेत्र बेचकर कहां चले जाएंगे? वापस अपने देश चले जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, प्री के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है कि इनकी कोठियां या इनकी प्रथम और सेकंड कोठी कहां बनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट क्या है, डेनमार्क निवासियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनिस कहते हैं। आगमन कब हुआ भारत में? 1616 में। आगमन कब हुआ है? 1616 में। अच्छा, एक बार जब यूरोपीय कंपनी खत्म हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग लास्ट के पेज में, जब फ्रांस में खत्म कर दूंगा उसके बाद आखिरी पेज में एक टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखना क्या आपको, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कौन से क्रम में हुआ है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, आगमन। आगमन कौन से क्रम में हुआ है? कौन है? पुर्तगाल है, डच है, ब्रिटेन, फिर डेनिस और फ्रांस। ये पहला क्रम है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनिस, फ्रांस। ठीक है, ये पहला रहेगा। फिर लिखना, फिर क्या लिखेंगे अपन कि कंपनी की स्थापना कौन से सन में हुई है? कंपनी की स्थापना कौन से सन में हुई है? ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी की स्थापना क्रम जो है वही आगमन का क्रम भी हो। ठीक है, मैं पॉइंट नोट हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि एक बार कंफ्यूजन हो गई आपको। ठीक है, कंपनी की स्थापना का क्रम जो है जरूरी नहीं है क्या कि वही क्रम आगमन का भी हो। ठीक है, ये आप लोग बना के लाओगे। ठीक है, जब एक बार खत्म हो जाएगा पूरा यूरोपीय आगमन, तब लास्ट के पेज में आपको ये टेबल बनाना है। साथ ही लेना है क्या, इनकी प्रथम कोठी और द्वितीय कोठी। प्रथम कोठी और द्वितीय कोठी, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रथम कोठी कहां बनी है और द्वितीय कोठी कहां बनी है, ये टेबल आपको बनाना है। क्लियर है? एक बार जब यूरोपीय आगमन खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी आता है डेनिस पर। कहां आता है? डेनिस पर। इनका आगमन कब हुआ है? 1616 में। कब हुआ इनका आगमन? 1616 में ये भारत आए हैं। और 1620 में इनकी प्रथम कोठी कहां बनी है? तंजौर के त्रावणकोर में। कहां बनी है? तंजौर के त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली कोठी या पहली फैक्ट्री स्थापित की है। कहां स्थापित की है? तंजौर के त्रावणकोर में। तंजौर के त्रावणकोर में डेनिसों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की है। ठीक है, कब की है? 1620 में की है। ठीक है, इन्होंने अपनी दूसरी कोठी 1667 में कहां स्थापित की है? सेरामपुर में, बंगाल में। सेरामपुर बंगाल में इन्होंने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की है। ध्यान देना, इनका ये आए क्यों थे? व्यापार के उद्देश्य से। कहां आए थे? इंडिया में आए थे व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन जब इंडिया आ रहे हैं तब इनका मोटो अब चेंज हो गया है। ध्यान देना, व्यापार पर ध्यान कम है। इनका मेन ध्यान क्या हो गया अब? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया है। और ये पहले ऐसे यूरोपियन कंट्री है जिनको व्यापार में नुकसान हो रहा है। ठीक है, व्यापार में नुकसान हो रहा है। अभी तक जो पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, ब्रिटेन, इन सबको क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। लेकिन डेनिसों का पूरा ध्यान क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में पूरा ध्यान है। और इसी कारण से इनको क्या हो रहा है? व्यापार में नुकसान हो रहा है। ठीक है, पूरा ध्यान कहां है?
प्रचार प्रसार में है, इसी कारण इनको व्यापार में नुकसान हो रहा है। अब जब नुकसान हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अब व्यापार करने के इच्छुक नहीं है। व्यापार करने के इच्छुक नहीं कौन? डेनिस लोग। और इसी कारण 1845 में अपना पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को बेचकर वापस चले जाएंगे। बात कब की है? 1845 में इन्होंने अपना पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को बेच दिया है और वापस कहां चले गए हैं? डेनमार्क चले। वापस ये डेनमार्क चले गए क्योंकि इनको व्यापार में नुकसान हो रहा है और कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाह रहा है, कोई भी घाटे का सौदा करना नहीं चाह रहा है। इसी कारण इन्होंने अपना पूरा क्षेत्र 1845 में अंग्रेजों को बेच दिया है और वापस अपने देश चले गए हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कि जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह यही डेनिसों के द्वारा ही बसाया गया था। निकोबार द्वीप समूह डेनिसों के द्वारा बसाया गया था। जब 1845 में अपना क्षेत्र बेचे हम, उसमें निकोबार को सम्मिलित नहीं किए थे, उसमें निकोबार को नहीं बेचा इन्होंने। लेकिन बाद में वो निकोबार भी इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं रहा है। बाद में निकोबार का क्षेत्र भी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा है, हालांकि इनके द्वारा ही बसाया गया है, लेकिन कोई भी आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है। इसी कारण बाद में कुछ समय पश्चात 1868 में निकोबार द्वीप समूह भी इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया है। 1868 में निकोबार द्वीप समूह भी अंग्रेजों को इन्होंने बेच दिया और इस तरीके से डेनिस है पूरी तरीके से भारत से पूरी तरीके से चले गए हैं वापस अपने देश डेनमार्क। ठीक है, केवल इतना ही पढ़ना है डेनिसों के बारे में, खत्म होता है डेनिस। ठीक है, डेनिस अब समाप्त होता है। अब अगली कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। ठीक है, जो यूरोपीय आगमन है, फिर से याद कीजिए लोग, पुर्तगाल है, फिर डच है, फिर ब्रिटेन, फिर डेनिस और लास्ट में कौन है? फ्रांस। सबसे आखिरी में कौन है? फ्रांस। और ये है अंग्रेजों के चिर प्रतिद्वंदी। ठीक है, अंग्रेजों के क्या है? चिर प्रतिद्वंदी है। इनकी पड़ती नहीं है, इनकी बिल्कुल भी पड़ती नहीं है। ध्यान देना, यूरोप में भी बार बार इनके मध्य युद्ध होता है। अमेरिका है, अमेरिका को उपनिवेश किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था और वहां पर भी इनके मध्य युद्ध होता है। और भारत में भी अब इनका आगमन हो चुका है और यहां पर भी इनके मध्य युद्ध होता है। मतलब जहां जा रहे हैं वहां झगड़ा कर रहे हैं कौन? अंग्रेज और फ्रांस वाले। जहां जा रहे हैं वहां ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं और किसी भी स्थान पर, चाहे यूरोप में हो या अमेरिका में हो या भारत में हो, भारत में कहीं भी झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े का इंपैक्ट विश्व के अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जो भी झगड़ा अगर यूरोप में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है तो उस युद्ध का इंपैक्ट विश्व के बाकी क्षेत्रों में भी जहां जहां पर ये कंट्रीज मौजूद है वहां पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे कहां पे कौन सी घटना हुई और उसका इंपैक्ट भारत पर क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ कैसे, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ कैसे। बात कब की है? 1664 की बात है। बात कब की है? 1664 की। इस समय फ्रांस के राजा का नाम क्या है? लुई 14। नाम क्या है? लुई 14 नाम है। और लुई 14 के समय ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। लुई 14 के समय ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। ध्यान देना, राजा कौन है? लुई 14 है। लेकिन इस कंपनी के निर्माण में पूरा योगदान किसका रहा है? लुई 14 के वित्त मंत्री कॉलबर्ट का। किसका योगदान रहा है? कॉलबर्ट का। और इनको ही श्रेय जाता है इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का श्रेय लुई 14 के वित्त मंत्री कॉलबर्ट को ही जाता है, क्योंकि इनके आधार पर जो इन्होंने बोला है, जैसा बोला है उसी आधार पर ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है। ध्यान देना, ये कॉलबर्ट का ही विचार था क्या कि जो कंपनी भारत में भेजी जा रही है वो पूर्णतः सरकारी हो। ठीक है, किसकी उपज है? ये कॉलबर्ट के दिमाग की उपज से क्या कि जो भी कंपनी हम भारत में भेज रहे हैं वो कैसी हो? पूर्णतः सरकारी हो, जिस पर सरकार का पूर्ण एवं प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो। ध्यान देना, अभी तक जो पुर्तगाली आए हैं, डच आए हैं, ब्रिटेन आए हैं और डेनिस आए हैं, इन पर सरकार का प्रभाव तो है, सरकार का नियंत्रण तो है, लेकिन ये पूर्णतः सरकारी नहीं है। पूर्णतः सरकारी नहीं है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या मर्चेंट एडवेंचर्स पर ना कुछ व्यापारिक समूह के अंडर में है। जबकि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है वो पूर्णतः गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित है।
कौन कर रहा है उसको नियंत्रित, कौन करता है? कॉलबर्ट कर रहा है, जो कि वित्त मंत्री है लुई 14 के, ठीक है। और इन्हें इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 25 वर्षों का व्यापार का एकाधिकार दिया गया है, ठीक है। इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांस की सरकार के द्वारा 25 वर्षों तक व्यापार का एकाधिकार मिला है। देखते हैं कब भारत आए लोग, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ये फ्रांसीसी लोग भारत आए हैं। ध्यान देना, कई बुक में दिया क्या, फ्रांसिस कैरो, क्या दिया है? फ्रांसिस कैरो, दोनों एक ही व्यक्ति है। फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ये लोग कहां हैं? भारत आए हैं, ठीक है। और इनकी पहली कोठी कहां बनी है? 1668 में सूरत में बनी है। इन्होंने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में बनाई है। अब होल्ड कीजिए 2 मिनट, मैं कुछ देर पहले बोला हूं क्या, अंग्रेजों के क्या है, ये चिर प्रतिद्वंदी हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पड़ती है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अब रिकॉल कीजिए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां बनाई थी? सूरत में। हमने पढ़ा है ना कि सूरत में उन्होंने अपनी अस्थायी कोठी का निर्माण किया था, और वही क्या है, अंग्रेजों की प्रथम कोठी कहां बनी थी? सूरत में। क्योंकि अंग्रेजों की पहली कोठी कहां बनी है? सूरत बनी है। ध्यान देना, इनके चिर प्रतिद्वंदी है, इसी कारण इन्होंने भी अपनी पहली कोठी कहां बनाई है? सूरत में ही बनाई है। ऐसा ही याद करना है आपको, ऐसे ही याद करना है, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस के मध्य नहीं बनती है, इसी कारण अंग्रेजों ने जब अपनी पहली कोठी कहां बनाई है? सूरत में बनाई थी। इसी कारण फ्रांस वाला भी अपनी पहली कोठी कहां बनाएगा? सूरत में ही बनाएगा, 1668 में, ठीक है। इसी ऐसे ट्रिक है, ये सब याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अड़ेगा था कि यही बनाया मैं भी बनाऊंगा करके, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है, कि दोनों देशों के मध्य पड़ती नहीं है, और अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां बनाई? सूरत में। इसी कारण इन्होंने भी अपनी पहली कोठी सूरत में ही बनाई है, ठीक है। अब याद करना, अंग्रेजों ने अपनी द्वितीय कोठी है, द्वितीय फैक्ट्री कहां बनाई थी? मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में। कहां पर है वो? आंध्र प्रदेश में है। और जब इनके और उनके मध्य नहीं पड़ रही है, तो फ्रांस वाला भी अपनी द्वितीय कोठी या द्वितीय फैक्ट्री कहां बनाएगा? मछलीपट्टनम में ही बनाएगा। कहां बनाएगा? मछलीपट्टनम में बनाएगा। क्लियर है? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद होना चाहिए आपको। पुर्तगाल के बारे में, डच के बारे में, ब्रिटेन और डेनिश और फ्रांस, इन सब के बारे में जो कोठी है आपको याद होनी चाहिए। सबको कोठी याद होनी चाहिए, पहली और द्वितीय कोठी कहां कहां बनी है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद करना आप लोग। अब देखते हैं फ्रांस के बारे में कुछ और फैक्ट, ठीक है। पहली कोठी कब बनी है? 1668 में। कहां बनी है? सूरत में बनी है। द्वितीय कोठी 1 साल बाद 1669 में कहां बनी है? मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम में बनी है। देखते हैं इनके बारे में कुछ और फैक्ट, ठीक है। देखते हैं 1672 में इन्होंने सेंट थॉम पर कब्जा किया है, ठीक है। फ्रांसीसी भारत में आ गए हैं, और अब कोठी बनाने के साथ साथ उन्होंने अब भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ किया है। जो भी क्षेत्र अन्य यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में है, अब उनसे ये क्षेत्र छीन रहे हैं। ध्यान देना, अंग्रेजों की पॉलिसी और इनकी पॉलिसी सेम है। दोनों चाहते हैं क्या, कि अन्य यूरोपियन कंट्रीज को यहां से भगा दें, और यहाँ का जो व्यापार है, भारत के यहाँ जो यूरोपीय व्यापार है, उन पर उस देश का एकाधिकार बना रहे। और इसी उद्देश्य से जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके स्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन? फ्रांसीसी भी। अंग्रेज तो कही रहे हैं, साथ ही साथ फ्रांसीसी भी अन्य यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा शासित, या फिर जहां पर उनकी कोठी है वहां पर ये अब कब्जा करना आरंभ करते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने 1672 में सेंट थॉम पर कब्जा किया है। कहां? ये दक्षिण भारत में। कहां है? दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट में क्या स्थित है? सेंट थॉम है, जहां पर अब फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। सेंट थॉम पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट। एक साल बाद ही 1673 में इन्होंने शेर खान लोदी नाम के व्यक्ति से पुडुचेरी गांव में जमीन लिया है। क्यों? फैक्ट्री लगाने के लिए, कोठी लगाने के लिए इन्होंने शेर खान लोदी नाम के व्यक्ति से पुडुचेरी गांव में जमीन खरीदी है। क्या खरीदी है? जमीन खरीदी। क्यों खरीदी है? फैक्ट्री लगाने के लिए या कोठी स्थापित करने के लिए इस गांव में जमीन खरीदी है। ध्यान देना, यही गांव, यही पुडुचेरी बाद में क्या बनेगा? पौंडीचेरी बनेगा। बनेगा पौंडीचेरी। अभी 1673 में शेर खान लोदी से इस पुडुचेरी गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए एक जमीन खरीदी है, और बाद में यही पुडुचेरी क्या बनेगा? पांडिचेरी, जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनेगा। यही बाद में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इनका एम क्या है,
कि अब जो फ्रांस साम्राज्य है, अब जो फ्रांस साम्राज्य भारत में है उसका इंपीरियलिस्टिक एक्सपांशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से जमीन प्राप्त की है, ठीक है। इन्होंने 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से जमीन प्राप्त की है और उस जमीन पर एक नगर बसाया, कौन सा? चंद्रनगर की स्थापना फ्रांसीसियों ने की है। ध्यान देना, 1673 में बंगाल के सूबेदार का नाम क्या है? शाइस्ता खां। उनसे जमीन प्राप्त की है और उस जमीन पर इन्होंने चंद्रनगर की स्थापना की। कब? 1690 में इन्होंने, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की स्थापना अब कर दी है। मतलब क्या है? बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में भी अब इनका अधिकार हो रहा है, ठीक है। अभी कहां पर थे? कोरोमंडल तट में थे। यहां पर इनकी एक कोठी लगी, पुडुचेरी, एक पांडिचेरी, एक अच्छा सा जगह उनको मिल गया। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए क्या किए लोग? बंगाल में इन्होंने चंद्रनगर की स्थापना की है। अब यहां पे भी इनका व्यापार फल फूल रहा है, चंद्रनगर में भी इनका व्यापार फल फूल रहा है। अच्छा, आपने ध्यान देना, अभी वर्तमान समय में दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी खुद की विधानसभा है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर खुद की क्या है? विधानसभा है। लेकिन हम जो पांडिचेरी विधानसभा है वो 4 अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बना। जो पांडिचेरी विधानसभा है वो 4 अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल शामिल है। पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल शामिल है। देखेंगे इसके बारे में। अभी देखते हैं यहां पर क्या 1701 में पांडिचेरी को अब मुख्यालय बनाया गया। कुछ देर पहले बताया मैं क्या, ये पुडुचेरी गांव ही बाद में क्या बना है? पांडिचेरी बना है। और बाद में फ्रांसीसियों के द्वारा इसी पांडिचेरी को ही मुख्यालय बनाया गया है। वहीं पर ही अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। जब हेडक्वार्टर बन गया है तब इस पांडिचेरी के लिए क्या है? गवर्नर आया है। इस पांडिचेरी के लिए क्या है? एक गवर्नर। और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि पांडिचेरी में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। ध्यान देना, फ्रैंको कैरो या फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये लोग 1667 में भारत आए। 1667 में भारत आए थे। फ्रैंको कैरो या फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1667 में भारत आए थे। जबकि फ्रांसिस मार्टिन क्या बने हैं? 1701 में पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर बने हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें। फ्रांसिस दोनों में सेम था, यहां पर मार्टिन, वहां पर क्या था? कैरो था, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर कौन है? फ्रांसिस मार्टिन है। अब आते हैं, कुछ देर पहले बताया मैं क्या, पांडिचेरी विधानसभा 4 अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बनती है। पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल। पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इन चारों क्षेत्रों पर, पांडिचेरी पर भी, माहे पर भी, यनम पर भी और कराईकल, इन चारों जगहों पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी स्थापित की है, ठीक है। पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल, इन चारों जगहों पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी स्थापित की। इसी कारण वो पॉइंट हाईलाइट कर दिया हूं, ध्यान देना। पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल। अच्छा, पांडिचेरी कहां है? तमिलनाडु के पास है। कहां है? तमिलनाडु के पास क्या है? पांडिचेरी। जबकि माहे कहां है? केरल में। माहे कहां है? केरल में। यनम आंध्र प्रदेश में है और कराईकल कहां है? तमिलनाडु में। सब अलग अलग जगह में है। तमिलनाडु में क्या है? पांडिचेरी और कराईकल। जबकि माहे वाला एरिया कहां है? केरल में। और यनम का एरिया कहां है? आंध्र प्रदेश में है। अलग अलग साइड में है, अलग अलग साइड में भी है। लेकिन फिर भी इन चारों को मिलाकर क्या बनती है? पांडिचेरी विधानसभा बनती है। पांडिचेरी, माहे, यनम और कराईकल, इन चारों क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा है। पांडिचेरी में इन्होंने क्या बनाया? अपना हेडक्वार्टर बनाया। जबकि माहे में 1724 में, यनम में 1727 में और कराईकल में 1730 में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की थी, ठीक है। पांडिचेरी क्या इनका हेडक्वार्टर है। जबकि माहे में 1724 में, यनम में 1727 में और कराईकल में 1730 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री या फिर कोठी स्थापित की है, ठीक है। अब व्यापार कर रहे हैं लेकिन तभी एक आदमी की एंट्री होगी। तभी एक खतरनाक आदमी की, एक हीरो की एंट्री होने वाली है। नाम क्या है उनका? डुप्ले। नाम क्या है? डुप्ले। कब आया भारत? 1742 में। 1742 में यह डुप्ले गवर्नर बनकर कहा है? पांडिचेरी आया, भारत आया है। का बात कब की है? 1742 की है, जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत आया है। ध्यान देना,
डुप्ले बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है और साम्राज्यवादी नीति की विचारधारा का व्यक्ति है। ठीक है, उसका एम क्या है, भारत के क्षेत्रों पर वह कब्जा करना चाह रहा है। साम्राज्यवादी नीति की मानसिकता वाला व्यक्ति कौन, डुप्ले। जैसे ही यह भारत आया है, इसने जो भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना आरंभ किया है। डुप्ले जैसे ही भारत आया है, भारत को परखा है और भारत को परखने के बाद इसने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया है। एकदम झगड़ा किस्म का आदमी है ये, कौन, डुप्ले। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं झगड़ा टाइप का, वैसी है ये। क्या है, झगड़ा किस्म का आदमी है और इसने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया है। ठीक है, और इसने एक बोलना चाहिए प्रपोजल दिया है, भारतीय राजाओं को प्रपोजल दिया है, क्या, सहायक संधि के बारे में। क्या बोला है, सहायक संधि के बारे में। मतलब क्या है, उस साम्राज्य की रक्षा करें। ठीक है, अगर कोई राजा सहायक संधि स्वीकार करता है, मतलब क्या है, उसके जो बॉर्डर है, राजा है, उसके साम्राज्य की रक्षा करने का ये फ्रांसीसी करेंगे। अगर कोई भी राजा डुप्ले की सहायक संधि स्वीकार करता है, मतलब क्या है, उस राजा के साम्राज्य की रक्षा कौन करेंगे, ये फ्रांसीसी सैनिक करेंगे। और उन फ्रांसीसी सैनिकों का वेतन कौन उठाएगा, ये राजा ही उठाएगा। ध्यान देना, सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्या, कि आर्मी है, जो लोग रिस्क में खड़े हैं, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, फ्रांसीसी कर रहे हैं, और केवल राजा को सैलरी देना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर कोई भी राजा ये सहायक संधि अपनाता है, मतलब क्या है, वो अब फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन चुका है। क्योंकि अगर फ्रांसीसियों ने किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करने से मना कर दिया, ठीक है, आर्मी उनके पास है, अगर कोई क्षेत्र उनका पड़ोसी राज्य है, अगर वहां पर राजा आक्रमण करना चाह रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक तैयार नहीं है, मतलब क्या है, वो राजा वहां पर आक्रमण कर ही नहीं पाएगा, अपने साम्राज्य का विस्तार कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से वो गुलाम बन चुका है, किनका, फ्रांसीसियों का। और इसी डुप्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक संधि का जनक कहते हैं। किसको बोलते हैं, डुप्ले को कहते हैं। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या, कि हम लोग पढ़े आज तक क्या, वेलेजली जो है, लॉर्ड वेलेजली जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक संधि के जनक कहते हैं। कई लोग ऐसा दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन, ध्यान देना, सही आंसर यही है। सही आंसर क्या है, डुप्ले, और यही क्या है, सहायक संधि के जनक है। ठीक है, सबसे पहली बार भारत में डुप्ले ने ही सहायक संधि आरोपित की थी, जबकि वेलेजली ने इस सहायक संधि का व्यापक रूप का इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे पहली बार इस डुप्ले ने ही भारत में सहायक संधि आरोपित की थी। अगर क्वेश्चन पूछता है प्री में, अंग्रेजों की सहायक संधि के जनक कौन है, अंग्रेजों की सहायक संधि के जनक कौन है, तब एक आंसर क्या आएगा, वेलेजली आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया सिर्फ क्या, कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन है, तो आंसर क्या आएगा, डुप्ले। क्या आएगा आंसर, डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, एकदम झगड़ा किस्म का आदमी है, और आया कब, 1742 में कहा आया है, भारत आया है। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है, फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करना, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन है क्या, कि क्यों डुप्ले चाहता है क्या, कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार हो। उसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन क्या देखते हैं। पहला क्या हो रहा है, जो पांडिचेरी इनका मुख्यालय है, वहां पर बार बार मराठा आक्रमण होता है, जिससे पांडिचेरी को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। पांडिचेरी मतलब फ्रांसीसियों की राजधानी को, हेडक्वार्टर को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। और इसी कारण डुप्ले चाहता है क्या, कि नया हेडक्वार्टर बने, नए स्थान पर हेडक्वार्टर बने, जहां पर ऐसा कोई भी आक्रमण का भय ना हो। इसी कारण बहुत सारे क्षेत्रों को ऑप्शन में रखना चाह रहा है। ऑप्शन में रखने के लिए उसने क्या किया है, वो चाह रहा है क्या, कि अलग अलग क्षेत्रों पर अब फ्रांसीसी कब्जा करे भारत में। ठीक है, ये रीजन पहला है कि क्यों चाहता है वो फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करना। फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने के पीछे यह पहला कारण है। दूसरा क्या है, पांडिचेरी कहाँ है, कोस्टल एरिया में है। कहां पर है, कोस्टल एरिया में, कोरोमंडल तट पर है, जहां पर बार बार क्या आती है, प्राकृतिक आपदा आती है। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, इस तरह कुछ आ गया, प्राकृतिक आपदा बार बार आती है। और यही कारण से जो पांडिचेरी वाला एरिया है, डुप्ले को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, जो फ्रांस की सरकार है, उनका पूरा ध्यान अभी कहां है, अमेरिका में है। ध्यान क्या है उनका, पूरा अमेरिका में। कुछ देर पहले बताया हूं मैं क्या, कि यूरोप में
अमेरिका में और भारत में तीनों जगहों पर फ्रांस और अंग्रेज की सेना आमने सामने है, और तीनों जगहों पर इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। तब एक इनका दोस्त देश तो यहाँ यूरोप में बसा हुआ है, अलग अलग देश है, इंग्लैंड अलग है, फ्रांस अलग है, लेकिन अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए दोनों देश क्या है, संघर्षरत है। ठीक है, अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए अंग्रेज भी और फ्रांस वाले भी संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में। तब फ्रांस की सरकार की दृष्टि में अमेरिका बहुत ही व्यापक महत्व वाला हिस्सा है, और इसी कारण फ्रांस की सरकार ने ठीक है अपना पूरा ध्यान अमेरिका पर केंद्रित किया है, जबकि भारत को छोड़ दिया है। ठीक है, भारत के लिए बहुत ही कम बजट रखा है, पूरा ध्यान उनका कहां है, अमेरिका पर, पूरा ध्यान अमेरिका पर है। तब भारत में फ्रांस की सेना के ऊपर, फ्रांस की आर्मी के ऊपर बहुत ही बजट पर कटौती की गई, बजट पर बहुत बड़ी कटौती की गई है। ठीक है, अब बजट कट गया है, मतलब क्या है, सेना को कम पैसा मिलेगा और उनके जरूरत के लिए पैसा कम है, सामाजिक विस्तार के लिए पैसा कम है, आर्मी कम है। ठीक है, और इस पैसे की भरपाई के लिए डुप्ले भारत के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करना चाह रहा, ताकि कहीं से भी पैसे का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, कहीं भी पैसा कम ना पड़े। इसी कारण वह भारत के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करके किसी भी तरीके से पैसा या फिर धन प्राप्त करना चाह रहा है। और यही सब कारण है क्या, कि उसने भारतीय राजाओं के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। किसने? डुप्ले ने। और इसी डुप्ले के कारण अब फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य भारत में 3 युद्ध होंगे। कितने युद्ध होंगे? 3 युद्ध, और 3 युद्धों के पश्चात ही अंग्रेज किसी तरीके से कामयाब रहेंगे फ्रांसीसियों को भारत से भगाने में। ध्यान देना, पसीने छूट गए हैं, हालत खराब हो गया है किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज आई हैं उन सबको छोटे मोटे युद्ध में हरा दिया है, और युद्ध में हराने के पश्चात उनको उनके देश वापस भेज दिया है। लेकिन फ्रांसीसियों को हराने में अब अंग्रेजों के पसीने छूट गए हैं। एक मौका ऐसा भी आएगा जब अंग्रेज हार गए हैं, हालत खराब हो गई उनकी, लेकिन फिर भी उनके सेनापति नए आए और उन्होंने किसी तरीके से इन्हें हराया है और यहां से भगा दिया, और फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया है। 3 युद्धों के बाद, 3 बहुत बड़े युद्धों के पश्चात ही इन फ्रांसीसियों का दमन कर पाए अंग्रेज। ठीक है, देखते हैं उन युद्धों के बारे में, देखते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्धों के बारे में। ठीक है, देखते हैं अब व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर अंग्रेज और फ्रांस के मध्य अब भारत में युद्ध होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? युद्ध होने वाले हैं, और उन युद्धों को बोलते हैं हम लोग क्या? कार्नेटिक वॉर्स। क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वॉर्स, या फिर कर्नाटक का युद्ध, या फिर बोलते हैं आंग्ल फ्रेंच युद्ध। क्या बोलते हैं? आंग्ल फ्रेंच युद्ध, या फिर बोलते हैं इसको कर्नाटक का युद्ध। क्या बोलते हैं? कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। ठीक है, आंग्ल फ्रेंच समझ में आ रहा है क्या? अंग्रेजों और फ्रेंच के मध्य हो रहे हैं, क्या बोला है? आंग्ल फ्रेंच युद्ध। अब देखते हैं कर्नाटक युद्ध क्यों हो रहा है। कर्नाटक युद्ध बोल क्यों रहे हैं? ध्यान देना, कर्नाटक मतलब ये नहीं कि वर्तमान कर्नाटक। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो गलत आंसर है। ठीक है, वर्तमान कर्नाटक नहीं है, ध्यान देना। उस समय तत्कालीन भारत में जो कोरोमंडल तट की भूमि है, ठीक है, तत्कालीन भारत में कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कर्नाटक बोला जा रहा है। तत्कालीन भारत में जो कोरोमंडल तट की भूमि है, मतलब ये वाला जो एरिया है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कर्नाटक बोल रहे हैं। तत्कालीन भारत में कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक नाम से बुलाते थे अंग्रेज और फ्रांस वाले। ठीक है, उस समय। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा क्या, कि कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुआ है? अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ है। अच्छी ये पता है ना, कोरोमंडल तट पता नहीं क्या होता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक का भाग क्या कहलाया है? कोरोमंडल तट कहलाया है। और उसके पास की जो भूमि है उसमें कहलाई क्या? कर्नाटक। उसमें कहलाई है कर्नाटक कहलाई है, और यहीं पर युद्ध हुआ, और यहीं पर अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ है। इसी का हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आंग्ल फ्रेंच युद्ध, फिर कर्नाटक युद्ध कहते हैं।
ध्यान देना, वर्तमान कर्नाटक से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस समय कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक बोलते थे और यहीं पर युद्ध लड़ा गया, इसी कारण बोलते हैं क्या, इसको कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। और 3 युद्धों के माध्यम से और 3 युद्धों में हारने और हराने के पश्चात ही फ्रांसीसियों का दमन कर पाए अंग्रेज। देखते हैं कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए, ठीक है। डालना हेडिंग प्रथम आंग्ल प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध, या फिर उसी को बोले क्या, प्रथम कर्नाटक युद्ध। डालिए हेडिंग प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया है, 1746 से 48 के मध्य, 1746 से लेकर 48 के मध्य। ध्यान देना, हर युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है, हर युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा ही नहीं होता युद्ध, ठीक है। कुछ देर पहले बताया हूं मैं क्या, कि यूरोप में और अमेरिका और यूरोप में भी ये 2 शक्तियां आपस में टकराते रहती है, बार बार आपस में टकराते रहती है। और वहां पर यदि संघर्ष हो रहा है तो उसका इफेक्ट भारत पर भी दिखेगा, ठीक है। अगर अमेरिका में या यूरोप में ये 2 शक्तियां टकरा रही है तो उसका इफेक्ट भारत में दिखेगा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में वही बात हमको देखने को मिलेगी। हो क्या रहा है इस समय, ऑस्ट्रिया, यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां पर उत्तराधिकार युद्ध हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा है, उत्तराधिकार युद्ध हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, राजा की सीट क्या है, वैकेंट है, क्या है, खाली हो चुकी है। और यहां पर अपने समर्थित राजा को वहां का ताज पहनाने के लिए, अपने समर्थित व्यक्ति को राजा का ताज पहनाने के लिए अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। मतलब चाहते क्या दोनों कि उनके द्वारा समर्थित व्यक्ति ही ऑस्ट्रिया का राजा बने। और इसी बात को लेकर यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर भाई साहब लोगों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था। और बहुत तनातनी है, वहां पर बहुत तनातनी है कि उनके द्वारा समर्थित व्यक्ति ही शासक बने। अब ये बात चल रही है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच क्या हो रहा है, भारत में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के लिए, मतलब अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में के द्वारा अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए भारत में दोनों संघर्ष कर रहे हैं। मतलब क्या है, जो युद्ध वहां चल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ यहां भी व्यापार के क्षेत्र में दोनों के मध्य क्या है, तनातनी है। अब क्या हो रहा है, मामला गंभीर हो रहा है। मतलब क्या है, एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, अगर वो चिंगारी दिख गई या जल गई तो फिर भयंकर बड़ा क्या आएगा, तूफान आएगा, विस्फोट होगा, ठीक है। चिंगारी अगर जल गई तो विस्फोट होगा। और वही चिंगारी प्रदान करती क्या, एक घटना हुई जिसने इस प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया है। देखते हैं वो घटना क्या थी। बात कब की है, 1746 में एक अंग्रेज अधिकारी है, नाम क्या है उनका, बार्नेट, ठीक है। समुद्र में गए हैं, समुद्र में जाकर इन्होंने फ्रांसीसी जलबेड़ों को या जलपोतों को कब्जा कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया है। अंग्रेज अधिकारी है, नाम क्या है, बार्नेट। इन्होंने फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। और अब चिंगारी, ठीक है, चिंगारी मिल गई है। अब क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। डुप्ले वैसे झगड़ा है, डुप्ले वैसे झगड़ा किस्म का आदमी है, ठीक है। और जैसे ही उसे यह बात पता चली कि अंग्रेजों ने उनके जहाज पर कब्जा कर लिया, तब उसने तत्कालीन कर्नाटक के नवाब से रिक्वेस्ट किया क्या कि इन्होंने कब्जा कर लिया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तब नवाब ने मना कर दिया, हेल्प करने से मना कर दिया, ठीक है। अब डुप्ले के दिमाग में क्या गुस्सा, नवाब तो हेल्प कर नहीं रहे, जो करना है उन्हें ही करना है, ये बात अब डुप्ले को पता है। तब डुप्ले ने एक प्लानिंग किया क्या कि ये भाई साहब जो हैं, बार्नेट ने क्या, केवल जहाज पर कब्जा किया, तो क्यों ना मैं अंग्रेजों के सबसे बड़े स्थल मद्रास पर ही कब्जा कर लूं। कल हमने देखा क्या, मद्रास शहर की स्थापना किसने किया, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना दो, ठीक है। मद्रास शहर की स्थापना, कलकत्ता शहर की स्थापना और बंबई शहर की स्थापना किसने की है, बिना देखे लिखना, ठीक है। देख के तो कोई भी लिख देगा, ठीक है। अब वो मद्रास वाले एरिया पर डुप्ले कब्जा करना चाह रहे, क्योंकि केवल बार्नेट ने जलपोतों पर कब्जा किया है। इसी कारण डुप्ले की प्लानिंग क्या है, पूरे मद्रास शहर पर कब्जा करने की प्लानिंग है, ठीक है। बदला लेना है इसको, डुप्ले को। मैं पहले बोला हूं क्या, झगड़ा किस्म का आदमी है,
केवल जहाज पे कब्जा किया जिन्होंने। अब ये क्या बोल रहा है भाई साहब कि पूरे मद्रास पर कब्जा करना है, और मद्रास पर कब्जा करने के लिए उसने अपने मॉरिशस के फ्रांसीसी अधिकारी की मदद ली है, और उनकी मदद से डुप्ले ने मद्रास में अंग्रेजी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यह होशियारी मार दिए। ठीक है, जबरदस्ती जहाज पे कब्जा किया। अब जहाज पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन पूरा मद्रास अब हाथ से निकल गया, पूरा मद्रास हाथ से निकल गया है, क्योंकि डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। लेकिन ध्यान देना, जो कर्नाटक के नवाब है इस समय, वो अंग्रेजों के करीबी हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं। तब जो अंग्रेज हैं वो शिकायत करेंगे इससे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से शिकायत करेंगे कि डुप्ले ने क्या किया, उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी सेना के अधिकारी और डुप्ले को मैसेज दिया क्या कि आपको मद्रास छोड़ना पड़ेगा। अनवरुद्दीन ने आदेश दिया गया, डुप्ले को आदेश दिया कि आपको मद्रास छोड़ना पड़ेगा, लेकिन डुप्ले ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, बताओ भाई, नवाब है और इनकी बात मानने से इनकार कर रहा है कौन? डुप्ले ने साफ मना कर दिया है, जब मैं हेल्प मांगने गया तो आपने मदद नहीं की थी। ठीक है, इसलिए जब आप बोल रहे हो तब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और डुप्ले ने अनवरुद्दीन की बात मानने से मना कर दिया। अब भाई साहब का ईगो हट हो गया है। ठीक है, अनवरुद्दीन का ईगो हट हो गया है कि ये नया नवेला आदमी है, विदेशी है, और मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे राज्य में मेरी बात नहीं मान रहा है। तब अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए अपनी एक आर्मी भेजी है फ्रांस से लड़ने के लिए अनवरुद्दीन ने अपनी एक आर्मी भेजी है कि जाओ और डुप्ले को हरा के लाओ। तब 1748 में फ्रांस और अनवरुद्दीन की सेना के मध्य, फ्रांस और कर्नाटक अर्थात अनवरुद्दीन की सेना के मध्य एक युद्ध लड़ जाएगा। कहां पर हुआ है युद्ध? सेंट थॉम नामक जगह पर। कहां हुआ है? सेंट थॉम नामक जगह पर यह युद्ध हुआ। इसी कारण इसको क्या बोले हैं? सेंट थॉम का युद्ध ही बोले हैं। क्या बोले हैं? सेंट थॉम का युद्ध। ध्यान देना, प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध, या प्रथम कर्नाटक युद्ध, या सेंट थॉम का युद्ध, तीनों एक ही युद्ध के नाम है। ठीक है, किनके मध्य हुआ है? फ्रांस और अनवरुद्दीन की सेना के मध्य। इस समय अनवरुद्दीन खुद नहीं आया है, जबकि अपने पुत्र महफूज खां को अपनी आर्मी के साथ भेजा है। अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां को अपनी आर्मी के साथ भेजा है। जब युद्ध हुआ, जब फ्रांस और इनकी सेना के मध्य युद्ध हुआ, तब फ्रांस की सेना जीत गई है। अंग्रेज समर्थित अनवरुद्दीन हार गया है। ठीक है, ध्यान देना, अंग्रेज हार गए, बैकफुट पे अभी बैकफुट पर है। डुप्ले जीत गया है, और इस जीत ने डुप्ले को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया कि किसी भी को, भारत में किसी भी नवाब को, किसी भी शासक को और किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को वो हरा सकता है। ठीक है, अब जो डुप्ले है उनका मोराल बूस्टअप हो चुका है। प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध में या प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की सेना ने अनवरुद्दीन को हरा दिया है, महफूज खां को हरा दिया। जीत कौन गया है? फ्रांस जीत गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है यूरोप में? ठीक है, यूरोप में क्या हो रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध। क्या हो रहा है यूरोप में? उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। अब यह युद्ध समाप्त हो गया, और इस युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में एक संधि हुई है। उस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स-ला-सैपल की संधि। क्या बोलते हैं? एक्स-ला-सैपल की संधि। युद्ध का कारण क्या था? मेन यूरोप में चल रहा है क्या? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध। क्या चल रहा है? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध। ध्यान देना, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया अलग से महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रिया एक देश है। कहां पर? यूरोप में, और वहां पर चल रहा है क्या? उत्तराधिकार के युद्ध। ठीक है, और यही कारण क्या था इस युद्ध का? ठीक है, ये मेन कारण है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, ठीक है, प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध का या प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जलबेड़ों पर कब्जा करना इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है, मेन कारण क्या है? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध। लेकिन वो अब खत्म हो गया है, और खत्म होने के बाद क्या हुई है? एक्स-ला-सैपल की संधि। फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य एक्स-ला-सैपल की संधि हुई है, और इस संधि के द्वारा जो मद्रास का एरिया डुप्ले ने जीता है, वह एरिया वापस अंग्रेजों को मिल गया है। ठीक है, प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध में, ठीक है, डुप्ले ने ये एरिया, मद्रास वाला एरिया कब्जा किया था, और बाद में युद्ध में जीत भी गया। लेकिन इस संधि के अनुसार मद्रास का एरिया
फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस कर दिया है। साथ ही साथ जो अमेरिका का इलाका है लुइसबर्ग, अमेरिका में लुइसबर्ग का इलाका अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस कर दिया है। ठीक है, जो इंडिया में है मद्रास वाला एरिया अंग्रेजों को मिल गया है और अमेरिका में लुइसबर्ग का इलाका फ्रांसीसियों को वापस मिल गया है। इस तरीके से प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध या फिर सेंट थॉम का युद्ध जो कि 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था वह अब समाप्त होगा। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, सुनिए एक बार फिर से। ठीक है, प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसी को हम लोग क्या बोले हैं? सेंट थॉम का युद्ध। क्या बोले हैं? सेंट थॉम का युद्ध। कर्नाटक युद्ध क्यों बोले हैं? क्योंकि तत्कालीन कोरोमंडल तट की भूमि को अंग्रेज और फ्रांसीसी कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान कर्नाटक से इसका कोई भी सरोकार नहीं है। उस समय जो कोरोमंडल तट की भूमि है उसको कर्नाटक नाम से जाना जा रहा था। अब देखते हैं इस समय क्या हो रहा है। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा है और जिसमें शामिल कौन है? फ्रेंच शामिल है, साथ ही शामिल है कौन? अंग्रेज। और इसी बीच क्या हो रहा है? 1746 में बार्नेट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी जलपोतों पर, जल बेड़ों पर अधिकार कर लिया है और ये क्या है? इस युद्ध का तात्कालिक करना है। जब बार्नेट ने जलपोतों पर कब्जा किया, यह बात डुप्ले को पसंद आई नहीं है। उन्होंने नवाब से शिकायत की है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से शिकायत की थी, बट अनवरुद्दीन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया है तब डुप्ले गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने मद्रास में अंग्रेजी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने मद्रास में अंग्रेजी बस्तियों पर अधिकार कर लिया है। अब जब मद्रास अंग्रेजों के हाथ से निकल गया तब वो अपने करीबी कर्नाटक के नवाब के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि डुप्ले को वहां से भगाओ। तब अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक के नवाब है, नाम क्या है? अनवरुद्दीन, उन्होंने डुप्ले को आदेश दिया गया कि आप मद्रास छोड़कर चले जाओ, लेकिन डुप्ले ने इस बात को मानने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तब भाई साहब का ईगो हर्ट हो गया है और अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य यानी कि फ्रांस के मध्य क्या होगा? एक युद्ध होगा। कब हुआ है? 1748 में। कब हुआ है? 1748 में। जब युद्ध हुआ उसमें फ्रांस की सेना जीत गई, उसमें फ्रांस की आर्मी जीत गई है। अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खां हार गया है। मतलब है क्या है? मद्रास पर अब डुप्ले का कब्जा है। लेकिन इस समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध खत्म हो चुका है और एक संधि हुई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स ला सैपल की संधि। क्या बोलते हैं? एक्स ला सैपल। इंग्लिश में बोलते हैं ए ला सैपल। क्या बोलते हैं? ए ला सैपल या एक्स ला सैपल, दोनों एक ही है। और इस संधि के द्वारा मद्रास का एरिया अंग्रेजों को वापस मिल गया है, जबकि अमेरिका में जो स्थान है लुइसबर्ग वो फ्रांसीसियों को वापस दिया है। वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस कर दिया, मतलब दोनों को अपना एरिया वापस मिल गया। ठीक है, जो लुइसबर्ग इलाका है वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस का जो इलाका है लुइसबर्ग, और वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इसी तरीके से मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। तो दोनों का इलाका वापस कर दिया गया है और इस संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। क्लियर है? खत्म होता है क्या? प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध। क्लियर है? थैंक यू क्लास।